हर दिल हर जुबान विद सबीन में आज हमारे साथ बहुत मशहूर हस्ती हैं और उनके लिए जो है आप को कोई जरूरत नहीं है किसी भी इंट्रो की या किसी भी उसकी। और मैं चाहूंगी कि वो आज आपसे खुद रूबरू हों और खुद बताएं कि अपने बारे में, अपनी लाइफ की जर्नी के बारे में और अपने जो आपने शुरुआत करी। माय नेम इज युवन सिंह, हमारा नाम युवन सिंह है। मैं एक छोटे से गांव समौर से का रहने वाला हूं, जो जिला कुशीनगर के अंदर आता है, उत्तर प्रदेश में। और हम लोग जब स्कूल में जाते थे उस टाइम स्कूल की व्यवस्था ऐसी थी कि वहाँ सरकारी स्कूल हुआ करता था। उस सरकारी स्कूल के अंदर हम लोग लकड़ी की पटरी को लोहार से कटवा करके और उसमें रस्सी बंधवा करके लेकर के जाया करते थे। और उसी रस्सी के अंदर एक बोरी जो होती थी, जो चट्टी की बोरी होती है, वो उसको रखा जाता था और हम लोग कंधे में लटका करके जाते थे और उस बोरी को बिछाते थे। और गांव में एक मिट्टी होती थी जिसको भट्टा बोलते थे, उसको घोल करके शीशी के अंदर और उसको घोल करके, और एक नरकट होता था पौधा जिसको काट करके हम लोग उसका कलम बनाते थे और उससे लिखते थे उस पटरी के ऊपर। जो हमारे शिक्षक होते थे वो बोलते थे और पढ़ाते थे। और उस जमाने में बड़े शुद्ध भाषा में, हिंदी में, या बड़े शुद्ध तरीके से वो लोग बैठने का और प्रार्थना करवाते थे। प्राथमिक शिक्षा के बाद जब हम लोग हाई स्कूल में गए, वहां पे हम लोगों ने देखा कि बेंच पे भी बैठा जाता है, बेंच पे बैठते थे। उस टाइम हम लोग को पेंसिल और पेन वो भी नहीं कि हम अलग से, वो डायरेक्ट उसके लिए भी स्याही का बोतल आता था, उसको हम लोग पेन के अंदर भरते थे और वो 4 लाइन की वो आती थी कॉपी, जिसपे हम लोग लिखते थे। जब हम 12th में गए तो एक मटलार करके जगह है, वहाँ पे एक इंटर कॉलेज था जिसको मटलार नाम से जाना जाता था। वहां से हमने इंटरमीडिएट की परीक्षा पास की और उत्तर प्रदेश में डिस्टिंक्शन मार्क आए थे, हमारा 92% नंबर था। उसके बाद हमने पंत यूनिवर्सिटी का एंट्रेंस एग्जाम दिया। तो हम लोग गाँव से गए थे, हम लोग डर के मारे या उस माहौल को देख करके, बड़े बड़े शहर के बच्चे आए थे और टॉपर लोग आए थे वहां पे, तो हम लोग पिछले बेंच पे बैठते थे। लेकिन मतलब कोई बैक बेंचर्स थे। जब हम लोगों ने देखा कि भाई जो हमारे सामने जो लड़के हैं वो तो हमारे सामने कुछ इनको पता ही नहीं, तो हमने धीरे धीरे अपना जो पोजीशन जो है बदलना चालू किया। अच्छा अनुभव हुआ। इस तरह से BSc पास करने के बाद हम MSc वहीं पे ज्वाइन किया हॉर्टिकल्चर के अंदर। उसके बाद में फिर आप वक्त के साथ साथ आपका मेरे ख्याल से 22 साल आपके शायद अमेरिका में बीते हैं। तो उसके बारे में बताइए कि आपका कितने लोगों के साथ उठना बैठना था और जो आप मतलब जिंदगी में आप आगे बढ़ते ही चले गए। जी। हमने उसके बाद से कदम हमारे रुके नहीं। उसके बाद मैंने बिहार की इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में गए, वहां पे IAS की तैयारी करने के लिए। तो वहां पे हमारे साथ काफी अच्छे लोग मिले, जो कि आज के डेट में कोई सांसद है, कोई MLA है, कोई मंत्री है। इस टाइप के लोगों के साथ हमारा वहां पे टाइम अच्छे तरह से हम लोग स्टडी भी किए और उनके साथ अच्छा समय गुजरा और उन लोगों ने बड़ा सम्मान दिया और आज भी वही सम्मान देते हैं। एक बड़े भाई का, एक अच्छे मित्र का सम्मान देते हैं। उसके बाद हमने बिहार PCS क्रैक किया। हमारी पहली पोस्टिंग बेतिया डिस्ट्रिक्ट के अंदर हुआ। फिर हम ये जर्नी कंटिन्यू करते हुए हम एक पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में हमारी पोस्टिंग है, जमदारा करके। वहां से फिर हम आए मधेपुरा में हमारी पोस्टिंग रही और हमने अच्छे काम किए। उस टाइम तो बिहार में परिस्थितियां ठीक नहीं थी। उसके बाद भी हम लोगों ने अपना अच्छा बेस्ट देने का कोशिश किया और अच्छे तरीके से काम। जैसे मतलब आपने जिंदगी में इतनी कामयाबी हासिल करी और आप जैसे कि आपने बताया कि आप आगे बढ़ते ही गए और आप रुके नहीं। तो जब आपका ये जो फैसला था कि अमेरिका से हमें इंडिया मूव करना है और यहीं सेटल होना है, तो इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि ये आपके दिमाग में क्यों आया और क्योंकि हमारे मतलब हिंदुस्तान को क्या ऐसा देना था जो आपने ये ख्याल कर लिया कि अब मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा। जी। US के अंदर किसानों के साथ, ग्रेप फ्लोवर के साथ काम किए। हमको लगा कि जब हम US के ग्रेप फ्लोवर्स को हम अच्छा तकनीक दे करके उनका प्रोडक्शन और क्वालिटी बढ़ा सकते हैं, तो हम अपने देश के अंदर क्यों नहीं। और वही भावना हमारे दिमाग में आया, हमारे मन के अंदर आया और एक संवेदना बढ़ी कि भाई हम जैसे विवेकानंद जी हमारे आदर्श हैं, मैं उनको बड़ा रिस्पेक्ट और आदर के साथ देखता हूँ। उनके जीवनी को हमने कई बार पढ़ा है, तो हमको ख्यालात आया कि हमको अपने देश में ये सब काम करना और अपने देश की तरक्की में हमको भागीदार बनना चाहिए। तो इसी को सोच करके हम आए इंडिया के अंदर और उसके बाद से इंडिया में भी हमने काफी काम किया किसानों के साथ मिल करके। आपकी एक फाउंडेशन भी है जो एक हमारे फाउंडेशन भी है जिसका नाम दिव्य प्रेम सेवा मिशन है। उसमें कुछ रोगियों की सेवा की जाती है, उसके भी हम फाउंडर मेंबर हैं और हर साल उसमें कुछ न कुछ हम लोग मिल करके योगदान देते हैं और उसको भी काफी आगे हम लोग बढ़ा रहे हैं। उसके बाद हमने लास्ट ईयर इंडियन पोटाश ज्वाइन किया और अभी बिजनेस हेड हूँ मैं फर्टिलाइजर का पूरे इंडिया का, और बिजनेस उसमें फर्टिलाइजर का पूरा काम मैं देखता हूँ इंडिया में और सभी प्रदेशों के अंदर मुझे जाने का मौका मिलता है। मैं बहुत ही सौभाग्यशाली हूँ कि मैं
जिस भी स्टेट में जाता हूँ बड़ा प्यार और सम्मान मिलता है। और हम जरूर जहाँ भी जाते हैं सरकार के साथ साथ हम किसानों के बीच जरूर जाते हैं। उस प्रदेश का जो भी मुखिया होता है एग्रीकल्चर का वो भी आते हैं हमारे साथ और हम लोग मिलजुल करके किसानों की समस्याओं को सुनते हैं। और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री का जो मिशन है कि हम किसानों के इनकम को कैसे बढ़ाएं, उसके लिए भी हम किसानों के साथ बात करते हैं। उसके लिए हमें क्या रिसोर्सेस किसानों को देना है, क्या टेक्नोलॉजी देनी है, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। किसान कैसे अच्छा क्वालिटी पैदा करे, किसान का उत्पादन कैसे बढ़े, कम से कम लागत में किसान ज्यादा से ज्यादा पैदावार कैसे हासिल करे, उस पर हमारा फोकस रहता है। इसी तरह से अभी हम उत्तर प्रदेश में गए थे। उत्तर प्रदेश के अंदर आलू की खेती बहुत अच्छा होती है। अलीगढ़, फरुखाबाद, ये जो एरिया है आगरा क्षेत्र है, तो यहाँ पे आलू की क्वालिटी आप कैसे अच्छा बनाए, उसके ऊपर काफी अच्छा डिस्कशन हुआ। हमने बोला पोटास को ज्यादा से ज्यादा यूज करिए जिससे आपका आलू का क्वालिटी है वो बेस्ट बनेगा, उसको जल्दी सड़ेगा नहीं। और कोल्ड स्टोर के अंदर आपकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि आपको टाइमली बीज भी बन जाए और आप उसको कमर्शियल बेच भी सके। तो हमने कोल्ड स्टोर के ओनर्स को भी इकट्ठा किया था, अलीगढ़ और फरुखाबाद, हाथरस, इन जिलों का, और उनके साथ भी काफी हमारा अच्छा संवाद हुआ। वो लोग भी काफी खुश हुए कि नहीं कोई भी ऐसा आदमी आया जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिल रहा है कि हम अपने खेती को कैसे बढ़ाएं, कोल्ड स्टोर को कैसे बढ़ाएं, कोल्ड स्टोर के अंदर हम खाद रख के या किसान को कैसे शिक्षित करें ताकि वो कम लागत में। और जैसे ये आपका एक रहता है कि आप जो सुबह से 9 बजे से जैसे आप बाहर रहते हैं और आप शाम के 6:30 बजे घर आते हैं वापस, तो उसके बाद जैसे मतलब पूरे दिन तो आप काम में ही होते हैं, तो फिर जैसे फैमिली को आप जो टाइम देते हैं तो कब आप दे पाते हैं, किस तरह से? क्योंकि मिलना जुलना तो लोगों का आपके यहाँ लाइन लगी रहती है और वेटिंग में लोग रहते हैं कि हमारी मुलाकात कैसे हो। ये तो हमारे सौभाग्य की बात है कि ऐसा मतलब लोगों का स्नेह और प्यार है कि लोग मिलने आते हैं, उनकी समस्याओं का समाधान मिल जाता है तुरंत, इसलिए लोग मिलने आते हैं। बड़े आशा लेकर के, कोई केरल से आ रहा है, कोई त्रिपुरा से आ रहा है, कोई नागालैंड से आ रहा है, कोई जम्मू कश्मीर से आ रहा है, तो उनकी आशाएं होती है कि हम जा रहे हैं तो हमको कुछ ना कुछ सोल्यूशन मिले। तो उनको सोल्यूशन मिलता है तो वो दुआएं देते हैं, खुश रहते हैं। उसमें हमारा जो शाम का टाइम होता है हम 1-2 घंटा फैमिली के साथ स्पेंड करते हैं, बच्चों से बात करते हैं। फिर हम सैटरडे संडे को कोशिश करते हैं कि फैमिली के साथ रहें, बच्चों के साथ रहें। फिर भी अपने जो नजदीकी लोग हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, उन लोगों को भी आना जाना लगा ही रहता है। तो हमें खुशी होती है, हमारे परिवार के लोग भी खुश होते हैं कि हम लोग मिलजुल के एंजॉय करते हैं, एक साथ बैठते हैं, बातें करते हैं और हर क्षेत्र के विषय में जानने का मौका मिलता है। क्योंकि हमारे पास हर क्षेत्र के लोग आते हैं, हर विषय पे बात करने वाले लोग आते हैं, तो हमारे लिए बहुत ही प्राउड है कि हर क्षेत्र के, हर भाषा के लोग आते हैं। उनसे संवाद करने का, उनके समस्याओं का समाधान करने का, उनसे कुछ सीखने का, उनसे बहुत सारी चीजें, नई चीजें हैं जो हमको सीखने को मिलता है। एक तो हमारा जो फील्ड है उससे अलग भी लोग आते हैं, उनसे भी संवाद करने पे हमको अच्छा लगता है। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी मतलब मैं चाहूंगी कि आप लोगों को बोलें कि जो एक कोई सीख हो या कोई आप उनको कोई मैसेज ऐसा दे पाए कि जिंदगी में, क्योंकि हमारी जो यंगस्टर्स हैं वो भी सब आज आपका ये मतलब टॉक शो देख रहे हैं, तो मैं चाहूंगी आपकी तरफ से एक मैसेज जाए। नहीं, हमारा इस भारत के नौजवानों के लिए बिल्कुल क्लियर कट मैसेज है कि हमारा जो बैकबोन है वो एग्रीकल्चर है और हमारे जो युवा हैं वो एग्रीकल्चर से अलग हो रहे हैं। हम एग्रीकल्चर में अगर हमारी नई पीढ़ी आएगी, युवा पीढ़ी आएगी, अगर वो टेक्नोलॉजी के साथ काम करें तो हमारी बेरोजगारी भी कम होगी और उसका वो जो जिस परिवार से वो युवक बिलोंग करता है उसके माता पिता भी खुश रहेंगे, उसकी फैमिली भी खुश रहेगी, उसको कहीं बाहर नौकरी के लिए या किसी काम के लिए नहीं जाना पड़ेगा। वो घर में ही अपना अर्निंग कर सकता है, अपने जीवन यापन कर सकता है, अपने परिवार को सुखी और संपन्न बना सकता है। क्योंकि आज के दिन कोई भी नवयुवक एग्रीकल्चर में जाना नहीं चाह रहा, क्योंकि एग्रीकल्चर में यही सोचता है कि भाई हम धान गेहूं उगाएंगे। धान गेहूं उगाने का समय अब चला गया। आप धान गेहूं एक लिमिटेड एरिया में उगा सकते हैं। आपके पास कैश क्रॉप बहुत है जिसमें आप 2-3 एकड़ जो हमारी जो एवरेज लैंड है उसमें अगर आप कैश क्रॉप सब्जी लगाते हैं, फ्लावर्स लगाते हैं या कुछ भी फ्रूट्स लगाते हैं, आपको पोटैटो लगाते हैं, कैलीफ्लावर लगाते हैं, आप अगर फ्रूट्स की बात करें तो गुआवा लगाते हैं, तो आपको एक अच्छी अर्निंग मिलती है। आज के डेट में अच्छी टेक्नोलॉजी आ गई है, अच्छे बीज आ गए हैं, अच्छे खाद आ गए हैं, दुनिया की बेस्ट क्वालिटी का खाद आपके घर में उपलब्ध है, आपको कहीं ढूंढने जाने की जरूरत नहीं। तो इससे युवा हमारे घर में रह करके अच्छा इनकम भी कर सकते हैं और अपने समाज की भी सेवा कर सकते हैं, अपने परिवार का भी सेवा। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत अच्छा लगा आपको हमारे शो में आए और हमें बहुत खुशी है आपसे मिलके। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।